नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग एकदम मस्त हैं, दुरुस्त हैं, बंद बढ़िया है, जबरदस्त हैं। मैं एकदम अच्छा हूं। जी हाँ, शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की। मध्य प्रदेश की यात्रा का क्रमांक नंबर 2, मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्से आज के इस सेशन में आपसे चर्चा किए जाएंगे। कल एक्चुअली क्या है कि हमने अनाउंस तो ये कर दिया था कि ये सेशन होगा 10:15 बजे, लेकिन लगा मैंने सुबह 10 बजे क्लास दी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन मैनेजेबल है। बच्चे पहुंच जाएंगे और उनके पास इंफॉर्मेशंस पहुंचा दी जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों आज के इस सेशन को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग इस वाले सेशन में कर क्या रहे हैं, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोगों को। हमारे द्वारा मैपिंग चल रही है और मैपिंग के अंदर इंडिया का मैप चल रहा है, और इंडिया के मैप में हम लोग आज मध्य प्रदेश का मतलब जो राज्य है वो डिस्कस कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं एज सच। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और इसके अंदर कल जो है हम लोग महाराष्ट्र डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड है महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए। तो कल महाराष्ट्र का डिस्कशन होगा। हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा की तरह जरूरी बातें हैं वो थोड़ी सी कर ली जाएं। और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? मेरे रेफरल कोड से संबंधित बातें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम का आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो। बात की जाए यूपीएससी में तो मंडे ऑनवर्ड्स मेरा नया बैच आ रहा है, तो प्लीज याद रखें मंडे से मेरा नया बैच आ रहा है। और ये जो नया बैच आ रहा है मंडे से मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, वो अभी शुरू होने वाला था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के कहने के कारण इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है मंडे से। और मंडे से आ रहा है ये बैच, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, एसएससी में ऑलरेडी एक फाउंडेशन बैच चल रहा है। उसके अंदर जो है मतलब ये तो प्रीलिम्स के ओरिएंटेड आ रहा है, यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर्स का, समाज में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोगों को। साथियों, सबसे पहले मध्य प्रदेश की चर्चा कर ली जाए। और मध्य प्रदेश में आप कहां थे आइए जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में, चर्चाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। एक बार ब्रीफ रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। ये 5 राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है। कौन कौन सा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो जो बातें हम पढ़ चुके हैं एक बार जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है, राजधानी भोपाल है, कैपिटल इंदौर है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना। ये बारासिंघा और फ्लाई कैचर, महासेर, व्हाइट लिली, मैंगो, बनियन ट्री, ये इसके प्रमुख प्रमुख चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट कवर बता चुका हूं। कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, भोपाल कैपिटल है। मध्य प्रदेश के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद नहीं करने हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट है। कल हमने ज्योग्राफिकल डिविजन्स में मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, नर्मदा, सोन, सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो मैं आपको जो पढ़ा चुका हूं उससे आगे लेके चल रहा हूं। जहां तक आप पढ़ चुके हैं वर्तमान में उस पर चर्चा अगर करूंगा तो आपका ही समय थोड़ा सा खराब होगा। लास्ट में आप चाहेंगे तो मैं इनका रिवीजन अंत में करवा भी दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आज क्या डिसाइड किया है, मेरा आज का सीक्वेंस आपसे शेयर कर लूं। हम लोग आज क्लाइमेट वाले पेज पर थे, जो कि हर राज्य का अपना अपना क्लाइमेट होता है, लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि इक्वेटर यहीं से पास होती है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाएगा और सब ट्रॉपिकल प्रकार का यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्षेत्र पाया जाता है। एनीवे, तो आज का हमारा विषय क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। आज हम रिवर्स डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर दूसरे लेवल पर मेरे प्यारे साथियों, रिवर्स के साथ साथ जो रिवर्स तो मतलब जितना आप लोग कर चुके हैं उतना बहुत है। रिवर्स असल में उन लोगों को ज्यादा याद करनी होती है जो उसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो या उसी स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो। उनको अपने यहाँ की लोकल रिवर्स याद करनी होती है। हर रिवर अपन को याद नहीं करनी है। नंबर 1, हमको याद क्या करना है? हमें नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं, जैसे हम लोगों को याद करना है अगर कोई वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व है, हमें याद करना है वहां पर कोई नेशनल पार्क है, हमें याद करना है वहां पर अगर कोई ऐसी रिवर है जो मतलब नेशनल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो याद करना है। इसी प्रकार से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज अगर है तो हमें वो याद करना है ना। तो याद रखिएगा, स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर आप सोच के देखिए, राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर आपके दिमाग में इमेज ये है कि वहां सूखा होता होगा,
उस राज्य के अंदर भी याद करने के लिए 25 नदियां हैं, आप सोच भी नहीं सकेंगे। आप उनमें से लेकिन जानते मुश्किल से 3-4 को हैं। चंबल का नाम सुना होता है, माही का नाम सुना होता है, लूनी का अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, घग्गर का, है ना, और थोड़ा एक साबरमती का। इन 4-5 नाम के अलावा आप कुछ सुनते ही नहीं है। तो ऐसे राजस्थान जैसे राज्य में भी 25 नदियां हैं, तो ऐसे आपको सारी नदियां याद नहीं करनी है। तो नेशनली जो इंपॉर्टेंस रखती हैं वो नदियां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हर राज्य के केस में। तो जो भी विद्यार्थी जिस भी राज्य से है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने राज्य की नदियों का कंटेंट मैं दे दूंगा, लेकिन याद नहीं कराऊंगा। जबरदस्ती में अगर मैं याद कराऊंगा तो फिर वो समय खराबी है सबकी, है ना। तो ऐसी स्थिति में भाई कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर अटक रहा है। क्या अटक रहा है भाई? 1 मिनट रुकिए, मैं नेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूं, होल्ड करिएगा। अगर अटक रहा है तो रुकिए, अब नहीं अटकना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आइए साथियों, तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मेरे प्यारे साथियों कुछ प्रमुख नदियां हैं, लेकिन जो हम सबकी सुर्खियों में रहने वाली नदियां हैं उनमें से एक का नाम है बेतवा नदी। अब देखो, मैं बताने को तो कुंडा नदी भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये कुंडा नदी आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये केवल जो आपके मध्य प्रदेश के मेरे साथी हैं वो याद करें, ठीक है। अब तो वाकई में अटक गया यार। हाँ अब ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मतलब एडजस्ट हो रहा होगा, कोई बात नहीं, वापस आ गया। हाँ जी, कुंडा नदी। कुंडा नदी जो है मैं आपको मैप में दिखा सकता हूं। कुंडा नदी इस जगह की है। ये जो खरगांव दिखाई दे रहा है आपको, खरगांव, खरगांव जो है इस जगह की कुंडा नदी है। तो हम लोगों को कुंडा नदी नहीं पढ़नी है कि वो कहां पर है, और वो नर्मदा की सहायक नदी है खरगांव की। तो एक छोटी से शहर की नदी, अब मैं बिल्कुल वैसे कह दूं जैसे आप मेरे शहर की नदी का नाम याद रखें, साबी नदी का नाम याद करें या रूपा रेल का नाम याद करें। तो एक प्रकार से ये छोटी नदियां हैं, इनके नाम याद आपको नहीं करने हैं, है ना। खरगोन करके शहर है जहां पर ये स्थित है, क्लियर। चलिए, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस रखती हैं वो सामान्यतया वो नदियां होती हैं। बोले सर हम कैसे डिसाइड करें कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है? तो भाई इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई नदी एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में एंट्री कर रही हो, यानी कि इंटर स्टेट हो, या फिर बे ऑफ बंगाल में 2 राज्य क्रॉस करके, या फिर अरब सागर में 2 स्टेट क्रॉस करके जा रही हो, उन्हें आप याद करें। जैसे कि आपने ये बेतवा नदी के बारे में पढ़ा है ना। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये प्रमुख नदियों में आती हैं। चंबल हो गई, शिप्रा। अब ये शिप्रा ऐसी नदी है ना कि साहब यहां पर मेरे हिसाब से अगर क्या बोलते हैं एमपी वाले उपस्थित हो, तो उज्जैन का जो महाकुंभ है इसके लिए इस नदी को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है ना। मतलब ये नदी छोटी सी नदी है, 195 किलोमीटर की है, जिसमें से 93 किलोमीटर जो है ये उज्जैन के अंदर बहती है। और इसी के अंदर जो उज्जैन के अंदर महाकुंभ, मतलब जो कुंभ का आयोजन होता है, ज्योतिर्लिंग जो है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो इंपॉर्टेंस रख रही है वो तो हम याद करेंगे ही, है ना। मतलब अब आप पूछेंगे कि सर ये तो इंटर स्टेट नहीं है, लेकिन न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है ना भाई, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज याद रखनी होती है, और ये ग्वालियर में जाकर के याद मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सोन नदी। अब सोन नदी हमें इसलिए याद करना है क्योंकि इसी के जो मिट्टी है उसके अंदर सोने के प्लेसर भी पाए जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मैकाल हिल से निकलती है, हमने पहले भी बताया हुआ है, और जाकर के फाइनली ये गंगा के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। रिहंद के अंदर मिलती है, ट्रिब्यूटरी है ये रिहंद की, नॉर्थ कोयल और रिहंद की, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद ये केवई आपको याद नहीं करना है, तिपान आपको याद नहीं करना है, जोहिला आपको याद नहीं करना है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। माही करना है, ठीक है, नर्मदा करना है, वही जिनको आप सुनते हैं, और ताप्ती करना है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, यहीं से शुरू करते चल रहे हैं, और पीछे तक की जितनी भी नदियां हैं उन्हें हम याद कर लेंगे, ठीक है। आइए साथ, ताप्ती नदी पश्चिम भाग की प्रसिद्ध नदी। अब देखो, इसको यूं समझ लो, याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमने विंध्याचल पर्वत पढ़ा, इधर की तरफ सतपुड़ा पढ़ा, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी। ये थी नर्मदा नदी, ये विंध्या था, ये सतपुड़ा था, क्लियर। अच्छा, सतपुड़ा के साउथ में यहां पर तो देखिए ये नॉर्थ दिशा हो गई, ये साउथ दिशा हो गई, तो विंध्याचल सतपुड़ा इनके बीच में तो बह रही है नर्मदा। अच्छा, ये सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के दक्षिण में, हाँ भाई, कोई यहां पर एक पर्वत है, उसका नाम बताएगा किन किन के बीच में ये बहती है? यहां पर भी एक छोटा सा पर्वत है, इनके बीच में मेरे प्यारे साथियों सतपुड़ा बहती है। हम्म 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 पवन कनाडे का आंसर सही है, अमन का आंसर सही है। अरावली बेटा बहुत ऊपर है, जो अरावली टप्पा मार रहे हैं वो गलत मार रहे हैं। और बताइए, डोडा बेटा बहुत नीचे चले, कुछ भी मार दे रहे हैं।
अजंता की पहाड़ियां स्थित हैं यहां पर, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अजंता की पहाड़ियां स्थित हैं जिनके बीच में ये तापी रिवर बह रही है। क्लियर है? तो ये अजंता की पहाड़ियां हो गई, ये तापी रिवर हो गई, ये सतपुड़ा पहाड़ियां हो गई, ये नर्मदा रिवर हो गई, ये विंध्या हो गई, अरावली और ऊपर है। अरावली तो भैया गुजरात और राजस्थान वाली हो गई ना, तो उसके ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है ना। क्लियर हो गया? हाँ, अजंता की पहाड़ियां, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये इन दोनों के बीच में है, लोकेशन के हिसाब से बता रहे हैं। कई लोग ज्ञान देने लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में है। अरे तो मेरे महाराज मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र ही है यार, ये तो बहुत ज्यादा तो बुद्धिमानों के साथ रहने का नुकसान भी तो है ना। ये देखो, ये रहा तापी, ये तापी के साथ में ऊपर की तरफ ये वाला क्षेत्र निकल गया सतपुड़ा का। ये क्या है? महाराष्ट्र। मैं क्या कह रहा हूं, इसके नीचे अजंता, ऊपर की तरफ नर्मदा, ये विंध्या, यहां अरावली, अरावली भी तो बोल रहा हूं इतनी देर से जो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अब क्लियर? ओके सर, डन। चलिए, इसको तापी अथवा ताप्ती रिवर कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब इधर की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है। ये कहां से कहां जा रही है? फेमस रिवर वेस्टर्न इंडिया की, ये मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में रिजेस में से होते हुए निकलती है, खांडू ऑफ, ये जो है ना प्लेट्यू ऑफ खंदेश जो महाराष्ट्र में स्थित है वहां से होते हुए, सूरत के प्लेन से होते हुए फाइनली गल्फ ऑफ कंबात में गिरती है। कहने का अब मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश से निकली, महाराष्ट्र से निकली और गुजरात में से होते हुए जाकर के गिर गई। इसका रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ? मुल्ताई की पहाड़ियों से हुआ। ये मेन रिवर है जो आपको याद इसलिए रखनी चाहिए, जो ईस्ट से वेस्ट में जाकर के गिर रही है। देखना, ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत के अंदर। अक्सर हमारी जो नदियां हैं उन नदियों में जब हम चर्चा करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, आपने गोदावरी पढ़ रखा है, आपने कृष्णा पढ़ रखा है, आपने कावेरी पढ़ रखा है, महानदी पढ़ रखा है, गंगा पढ़ रखा है। ये सारी नदियां दिशाओं के हिसाब से बात करें तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाके गिर रही हैं। ये सारी नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ। भाई बहुत सारे लोग स्टक बता रहे हैं, या टेक्निकली होना तो नहीं चाहिए। नहीं, नेट तो आ रहा है। अब वही है, आखिरी प्रयास कि मैं वो डेटा केवल घुसा दूं, होल्ड करो। इन जनरल क्या होता है ना कि वाईफाई से ही क्लास चल जाती हैं सारी की सारी, इवन आपकी यूट्यूब की क्लास भी वाईफाई से ही चल जाती है ना। लेकिन कभी कभी नेट थोड़ा ज्यादा मेहरबान हो जाता है। फिर भी मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, मैंने डेटा केबल लगा ली है। अभी भी अगर कोई इशू होता है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। 1 मिनट मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। अभी ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिए, हमने जितनी भी रिवर्स के नाम सुने हैं, इधर देखो बेटा, हमने जितनी भी रिवर्स के नाम सुने हैं, जैसे हमने सुना यहां पर गोदावरी सुना, महानदी सुना, कृष्णा सुना, कावेरी सुना, ये सब दिशाओं में अगर बात की जाए तो वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं। बहुत बार बेटा सवाल ये पूछा गया है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाली नदियां बताओ, तो ईस्ट से वेस्ट जाने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा ये रही, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और कहां गिर रही है? ये अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही दूसरी नदी जो है बेटा वो तापी को ही ताप्ती नदी भी कहते हैं, तापी नदी भी कहते हैं, वो दूसरी प्रमुख नदी। तीसरी मेरे प्यारे साथियों माही नदी, जो कि यहां से यहां जाके गिर रही है। चौथी जो है वो साबरमती, आप लोग मानते हैं हालांकि वो छोटी सी रिवर है। ये 3 ही प्रमुख नदियां हैं। ऐसे फिर नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो गोवा की मांडवी रिवर, लेकिन वो बहुत छोटी नदी है। अब एक व्यक्ति ने कहा लूनी नदी का नाम भी ले लो। बेटा लूनी जो है वो अंतस्थ रिवर है ना, मतलब इनलैंड रिवर है, वो कभी समुद्र तक पानी पहुंचा ही नहीं पाई है ना। लेकिन बहुत बार लोग उसको ईस्ट से वेस्ट फ्लोइंग में नाम गिना देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली निकल करके वो ईस्ट से वेस्ट ही जा रही है, अरब सागर में नहीं गिर रही है बस, है ना। पेरियार नदी हुई, ये बहुत छोटी नदियां हैं, तो जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त है, या फिर ये समझिए देश के अंदर पहचान उन्हें प्राप्त है जो कि कम से कम 2 राज्यों से निकली, तो उनमें मेरे प्यारे साथियों नर्मदा, तापी, माही ये प्रमुख है। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ, ऐसे तो बेटा घग्गर क्या, मैं पूरी की पूरी लिस्ट दे दूंगा कि लेफ्ट से राइट चल रही है, बट इसका मतलब नहीं निकलेगा ना। ऐसे तो मैं अलवर वाली नदी का भी पता दे दूंगा आपको याद रखना है स्टेट के वाइज से इंपॉर्टेंट जो नदियां होती हैं। क्लियर है? तापी के बारे में बस इतना सा ही याद कर लो, पर्याप्त हो जाएगा।
दूसरा चलते हैं नर्मदा नदी की तरफ। नर्मदा नदी के बारे में कहा गया है ये नदी भी पश्चिम में जाकर के खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी, जब हम इस तरह से गुजरात का निशान बनाते हैं ना, तो ये तो है कच्छ ऊपर की तरफ, तो कच्छ के पास में यहां तो कच्छ की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ। नीचे की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये खंबात की खाड़ी कहलाता है। इसमें ही जाकर के नर्मदा गिरी है, इसी में जाकर के तापी गिरी है। तापी जहां गिरी है वो सूरत वाला क्षेत्र था जहां से जाकर के ये गिरती है। ठीक है बेटा। अब नर्मदा रिवर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। क्यों चर्चा में आ चुकी है? क्योंकि नर्मदा का एक डैम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा हुआ है। क्लियर है? तो डैम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हुआ है। और फिर आप लोगों को अगर मालूम हो तो नर्मदा डैम के कारण भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। ठीक है ना? हाँ, आंदोलन चला था नर्मदा डैम के कारण, जिसके अंदर मेधा पाटकर जैसे जो लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा, मतलब एक प्रकार से समझिए कि भारत के अंदर आंदोलन को जन्म दिया था, जिसको ये समझिए कि वो आंदोलन जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये नदी भारत में बहुत ज्यादा हिट हो चुकी है ऑलरेडी, है ना? हाँ, मेधा पाटकर और आमिर खान प्रमुख थे इसके अंदर। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये सब चीजें प्रमुख रही हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर चली हैं ये। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमने कर लिया आप लोगों के अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, बस इतना सा ही याद कर लीजिएगा। ठीक है? हाँ जी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम चलते हैं अब माही बेसिन की तरफ। और माही बेसिन के अंदर कहां पहुंच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। माही रिवर जो है वो वेस्टर्न इंडिया की प्रमुख नदी है और ये विंध्याचल माउंटेन्स में निकलती है, मिंडा विलेज के अंदर, धार डिस्ट्रिक्ट से। तो लोग केवल ये धार याद रखते चलते हैं कि धार से निकलती है। ठीक है ना? धार जिले से निकलती है, मिंदा याद रहना है तो रखें, नहीं तो छोड़ दें आप। ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मिंडा जिले से क्या बोलते हैं, धार जिले से निकलती है। केवल सुनते हुए चलिएगा, अंत में आपको सब याद रह जाने वाला है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में यह नदी बहती है। तथ्य यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बस आप एक बार सुन लीजिए, लास्ट में हम इसका रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? ये याद कर ली नहीं है, ये सारा काम खत्म हो गया। ठीक है? ये दोनों नदियां हमने याद नहीं करनी। सोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये भी अमरकंटक हाईलैंड से निकल रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, अमरकंटक के पास से ही ये निकल रही है, इसके बारे में याद कर लीजिएगा। शिप्रा नदी के बारे में बताएं तो ये भी विंध्या की रेंजेस से निकलती है और निकल करके ये, मतलब यहां से डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, यानी उज्जैन के पास से ही ये नदी निकल रही है। कुल 195 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 93 किलोमीटर अकेले उज्जैन में बहती है और ये रतलाम और मंदसौर से कनेक्ट होते हुए अंत में चंबल के अंदर गिर जाती है ना? कहां गिरती है? तो ग्वालियर के अंदर जाकर के चंबल में गिर जाती है। बस तथ्यात्मक रूप से इसे याद करते चलिएगा। ठीक है? अच्छा, इसको मतलब कौन सी ट्रिब्यूटरी है हमें याद नहीं करना है, फिलहाल के रूप में बस इतना याद करिए कि शिप्रा नदी है, उज्जैन की प्रमुख नदी है, ये समझ के चलिए। और एक इनलैंड रिवर है जो कि ग्वालियर में जाकर के, मतलब एक स्टेट की ही रिवर है, और लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उज्जैन इसके बगल में स्थित है। लोग इसी नदी के किनारे जाकर डुबकियां लगाते हैं। चंबल नदी के बारे में बताऊं। चंबल नदी ऑरिजिनेट फ्रॉम, और कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि चंबल की जगह लोग इसमें याद रख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको नर्मदा याद रख लेते हैं। तो थोड़ा सा बस ये कंफ्यूजन क्लियर रखना। क्लियर? चंबल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये महू के अंदर, मतलब महू नामक स्थान के नजदीक से जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल रेंज में से निकलती है, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर के नजदीक से बहते हुए राजस्थान में एंट्री करती है और फाइनली भिंड मुरैना वाले स्थान में जाकर के इटावा में, यूपी में गिर जाती है। हम इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है? हाँ जी। बेतवा रिवर, चंबल सिंध बेतवा केन, तो उसमें बेतवा रिवर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये रायसेन जो डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है और ये मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है और ये थ्रू मध्य प्रदेश से निकलने के पश्चात उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर में जाकर के। ठीक है? तो बस इतना सा ही आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में चीजें याद रह गई होंगी। चलिए, तो शुरू करते हैं अब एक छोटा सा रिवीजन मैप के माध्यम से, देखते हैं कितना कुछ आपको याद रहा। धुआंधार तरीके से हमने बोलना शुरू किया था, अब देखते हैं कितना कुछ आपको याद रहा। हाँ जी, बताएं साथियों। सबसे पहले आपसे चर्चा की जा रही है तापी रिवर की। ठीक है? हाँ जी, बताइए तापी रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ? जल्दी से बताइए, तापी रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ? मुल्ताई की पहाड़ियों से। ठीक है ना? ये बैतूल जिले के अंदर मुल्ताई की पहाड़ियों से तापी रिवर का ओरिजिन हुआ। कौन से राज्य में बह रही है? तो आपको आंसर देना है, 3 राज्यों से बह रही है। कौन कौन से राज्य हैं? एमपी तो है ही है, इसके अलावा महाराष्ट्र भी है और अंत में जाकर के कहां गिर रही है? खंबात की खाड़ी में, यानी कि गुजरात भी है।
ठीक है, 3 राज्य हो गए। ठीक है साथियों, तापी खत्म। दूसरी नदी पर पहुंचते हैं जो दिख रही है, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम पहुंचते हैं साथियों नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी कहां से निकल रही है बेटा? ये कौन सी जगह है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रही है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलते हुए नर्मदा नदी गुजरात में होते हुए कहां पर? देखिए, हालांकि जब आप बहुत ज्यादा तथ्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साथियों ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पर भी बहती है। मतलब ये कई बार मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, कुछ किलोमीटर ये महाराष्ट्र के बॉर्डर यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी बनाती है ये, ठीक है ना, और फाइनली गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज याद रखना, हल्का सा ये महाराष्ट्र को भी टच करते हुए निकलती है, ठीक है। हाँ भाई, विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर रिफ्रेश कर दीजिए। एक बार बताइए, क्या आपको मैं सही से सुनाई दिखाई दे रहा हूं? पोल में पार्टिसिपेट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी बताएं, क्या मैं आपको सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? 94% बच्चों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं। दैट मींस जिनको दिक्कत आ रही है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, यहां पर सब दुरुस्त है। चलिए, इसके बाद की प्रमुख नदियों के अंदर अब हम बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इनमें से जो प्रमुख नदियां आपको दिखी, नर्मदा मैं करा चुका हूं, इसमें से और कौन सी करनी है? और कौन सी करनी है? बेतवा। चलिए, बेतवा रिवर के बारे में बताइए। मैंने आपको अभी बताया चंबल सिंध बेतवा केन। हाँ जी, बेतवा के बारे में बताइए। बेतवा कहां से ओरिजिनेट हो रही है? रायसेन की पहाड़ियों से, विंध्या के अंदर से, ठीक है ना। अच्छा, और कहां जाकर के मिल रही है? दिख तो रहा ही है मैप में, यानी कि यमुना में मिल रही है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये यमुना के अंदर मिल रही है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंदर। क्लियर? तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में ये जाकर के कहां मिल रही है? आपके बेतवा में मिल रही है। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। इसके अलावा हमने एक नदी और पढ़ी जिसका नाम था शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो थी वो सहायक नदी थी। किसकी सहायक नदी थी मेरे प्यारे साथियों? शिप्रा नदी जो थी वो सहायक नदी थी चंबल की। तो जल्दी से बताइए, यहां पर ये रहा उज्जैन। अब इसके अंदर क्या है कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ जी, ये आपका यहां से कहीं से ओरिजिन करना पड़ेगा उसका, उज्जैन के अंदर। हाँ जी, तो उज्जैन के पास से मेरे प्यारे साथियों यहीं पर इस नदी को ड्रॉ कर दिया जाएगा, शिप्रा नदी, ठीक है ना। हाँ जी, तो शिप्रा नदी जो है ये किस में जाकर के मिलती है? तो चंबल नदी में जाकर के शिप्रा नदी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, बैतूल से निकल करके। अच्छा, इसके अलावा और प्रमुख नदियों के अंदर हम बात करें तो एक आती है सोन नदी। बताइए, सोन नदी का ओरिजिन कहां से हो रहा है? सोन रिवर का ओरिजिन कहां से हो रहा है? हमने अपने नोट्स में जिसका नाम दिया है अमरकंटक के पास से, और कहां जाकर के मिल रही है? यूपी के अंदर मिल रही है, ठीक है ना, गंगा के बेसिन में जाकर के मिल रही है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया सोन के बाद में हम आपको ये सारी बातें। माही के बारे में बता दीजिए। माही कहां से निकल रही है बेटा? माही नदी कौन सी जगह से निकल रही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। धार डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। कोई खासियत है क्या इसकी? कोई गांव है? धर के अंदर भी एक गांव है, मंड्या वंड्या करके कुछ गांव है क्या? बताइए। मिंडा करके जगह से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताइए कि ये नदी कितने राज्यों से होकर पास हो रही है? तीन राज्यों से होकर के पास हो रही है। राजस्थान, अच्छा महाराष्ट्र में जारी है क्या? महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से निकल रही है, ठीक है ना। तापी नदी जो है वो महाराष्ट्र से जाती है क्या? तापी नदी महाराष्ट्र से जाती है क्या? बिल्कुल जा रही है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों नदियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं साथियों फ्लोरा एंड फोना के अंदर, और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जहां पर आने की मैं जल्दबाजी कर रहा था, और वो पार्ट है जिसमें हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्लियर? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत सारी चीजों में नंबर 1 आता है, चाहे नेशनल पार्क की संख्या हो, वो सॉरी माफी चाहूंगा, क्या टाइगर की संख्या हो, लेपर्ड की संख्या हो, फॉरेस्ट के एरिया का जो मात्रा हो, उन सब में ये नंबर 1 है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 10 नेशनल पार्क स्थित हैं, ठीक है। एज पर माई नॉलेज यहां पर 10 हैं, कुछ बच्चे 11 भी लिख रहे हैं। 526 यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या हैं? टाइगर उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था, एक वेबसाइट है एनविस,
मैं उसका आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से कंफर्मेशन ले लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल चीज है नेशनल पार्क की संख्या। अब मैं आपको इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी सुनाऊंगा, है ना। मैं आपको बताता हूं साथियों, असल में क्या हुआ, हमारे राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है कुल मिलाकर के 3। अब होता क्या है कि अब आपको एनविस, जो एनवायरमेंट की, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की जो वेबसाइट है, उस पर जब आप जाओगे तो वहां पर नेशनल पार्क की जो संख्या है वो राजस्थान में दिखा रखी है 5। और अगर आप वेबसाइट पर जाओगे, मैं आपके सामने वेबसाइट का एक तो लिंक शेयर कर रहा हूं, आप पहले तो इस लिंक को खुद से भी विजिट कर लेना भाई। और ये ऐसा विवादित विषय है, कई बार राज्य वाले जो है वो नाराज हो जाते हैं मुझसे, इधर आपने हमारे राज्य के अंदर संख्या 10 की जगह 11 बता दी, है ना। और ये जो चीज है ना, इसको लेकर के बड़ा बवाल होता है यार। तो मैं माफी चाह रहा हूं, आप इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पर जाकर के ही आप सर्च करें कि किसके राज्य में कितनी संख्या है ना। एक मिनट रुक जाओ और मैं यहां से और कंफर्म कर देता हूं। ये एनविस वेबसाइट है, राजस्थान सरकार की नहीं है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं आपके सामने इसमें नंबर में निकाल के दे देता हूं, एक मिनट रुकिए साहब, क्योंकि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार इसमें इश्यू होता है यार। मध्यम प्रदेशम, इन्होंने क्या है कि अब देखिए सरकार की वेबसाइट पर जो अपडेटेड है ना वो 101 है। अब मैं आज क्या हुआ कि बहुत सारी जगह घूम रहा था, वेबसाइट्स पर सर्च कर रहा था, लेकिन उनमें 104 और 105 नेशनल पार्क की संख्या बताई हुई है, ठीक है। और ये 2019 से सरकार ने अपडेट नहीं किया हुआ है, तो करंट के हवाले ही जीना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि 10 या 11 जो भी आपको करेक्ट लगे वो बता देना भाई, मैं 10 पढ़ा करके याद करा दे रहा हूं, 11वां निकल आए तो बता देना, ठीक है भाई। चलो 10 कौन कौन से हैं पहले उनको याद कर लेते हैं, जो भी है वो आप बाद में कर लीजिएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कल परसों सुर्खियों में रहा था, ठीक है। दूसरा, कान्हा नेशनल पार्क कल परसों सुर्खियों में रहा था, सवाल बन सकता है। तीसरा, यहां पर मेरे प्यारे साथियों पेंच नेशनल पार्क क्यों सुर्खी में रहा था, क्योंकि यहां पर नाइट सफारी शुरू की गई है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा था मेरे प्यारे साथियों कान्हा नेशनल पार्क, और तीसरा है मेरे प्यारे साथियों पेंच नेशनल पार्क। कान्हा था या पन्ना था यार, जो नाइट सफारी शुरू हुई है वो कान्हा था या पन्ना था? कान्हा ही था क्या? ठीक है, तो कान्हा और पन्ना दोनों एक दूसरे से कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, कंफर्म कर लीजिएगा कान्हा था कि पन्ना था, मतलब कान्हा ही था ना, ठीक है। तो बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, आइए थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों को 4 तो चीजें यहीं पर ऑन द स्पॉट याद हो गई, कौन कौन सी? कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ठीक है। 4 तो नेशनल पार्क ऑन द स्पॉट याद हो गए। इसके बाद में अब सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, तो यहां पर हम सतपुड़ा भी याद कर ही लेते हैं। सतपुड़ा अगर हम याद करते हैं तो सतपुड़ा के साथ साथ संजय, संजय नेशनल पार्क, ये सामान्यतया संजय नेशनल पार्क जो शब्द है ये संजय गांधी जी के नाम पर दिए गए हैं, है ना, लेकिन ये संजय गांधी शब्द यूज नहीं किया गया है, अब इसके मायने कुछ भी निकालिए। सतपुड़ा, संजय, माधव, माधवराज सिंधिया, तो माधव, वन विहार, मंडला प्लांट और डायनासोर नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो यहां पर ये मेरे प्यारे साथियों कुछ नेशनल पार्क यहां पर हैं। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना कुछ याद रहा। ट्राई करिए, जिन जिन के नाम पर हैं उनको थोड़ा सा याद करते हैं। कहां गया? हाँ जी, बांधवगढ़ हो चुका है। फिर संजय, संजय के साथ साथ सतपुड़ा, माधवराज जी के नाम पर माधव, वन में विहार करने के लिए वन विहार, और यहां पर डायनासोर के नाम पर भी कुछ है, डायनासोर, डायनासोर फॉसिल, 1 2 3 4 5 5 4 9। हाँ भाई, और कुछ बचा क्या? मांडला, मांडला, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा एक धार और दिखा है हमें, है ना। तो भाई हमको तो 11 लग रहे हैं। धार का घर जो है, एक बार और चेक कर लेते हैं यार, मतलब हम चीज इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं रहना चाहते।
हमारी टीम ने ही दो दो चीजें कंफर्म करके नहीं दी हैं, अब क्या किया जाए। देखिए डायनासोर नेशनल पार्क जो है ना साथियों, ये धार में ही स्थित है, तो एक तो चीज ये कंफर्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, या धर जो है वो अलग नेशनल पार्क है, धर अलग होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, गिनना यार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ भाई, एमपी वाले कंफर्म करें, ये जो धर है ये कोई नेशनल पार्क है क्या? एमपी वाले कंफर्म करें, नहीं है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ और ट्राई कर लेते हैं, अपने पास किसी फोटो फाटो में कुछ लगा हुआ हो, इनको लेकर के बड़ा बवाल है यार। नहीं है ना? धर डिस्ट्रिक्ट है ना? ठीक है, तो चलो भाई, हमने धर को माइनस कर दिया, अब जाकर के 10 बचे हैं। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 10 हैं, कौन कौन से हो गए देखिएगा। पेंच हो गया, डायनासोर नेशनल पार्क धर में, हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। ठीक, फिर से बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, माधव, वन विहार, मांडला, पन्ना, पेंच और डायनासोर। ठीक है ना? डायनासोर और धर एक ही है। मुझे जो लग रहा है पता है वो क्या है, बाकी सबके साथ साथ कहीं ना कोई जगह का नाम मेंशन है, इसके साथ भी कर दिया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, अब हमें याद रह गया होगा, अभी हम लौट करके वापस से रिवाइज भी करके देख लेंगे। यहां पर मेरे प्यारे साथियों, सुबह ही मैंने ट्राई किया था टाइगर रिजर्व के बारे में, है ना? अब टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आपको पढ़ाने से पहले भी ट्राई किया था, तो यहां पर जो टाइगर रिजर्व की संख्या मुझे पता चली वो थी कुल मिलाकर के 6 टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में अंतर है, ठीक है ना? हाँ, डायनासोर उसमें, हाँ, टाइगर रिजर्व अलग है, और टाइगर रिजर्व जो है मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंदर कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय है ना? कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्नुड़ा, पेंच और इसके अलावा संजय और है। अब हमारी टीम ने 5 लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें अपडेट तो यहां पर नहीं किया, आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों, है ना? संजय को और याद कर लेना। कुल टाइगर 6 रिजर्व हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर से सुन लीजिएगा कौन कौन से हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय। अब आप में से कई लोग सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इनके नाम तो आपने नेशनल पार्क में भी बता दिए थे, तो नेशनल पार्क भी बता दिया और अब आपने इनका टाइगर रिजर्व भी बता दिया, तो दोनों में से क्या सही है? देखो बेटा क्या होता है, जो रणथंबोर, जैसे मैं आपको मेरा उदाहरण यहां पर दे देता हूं, राजस्थान में एक रणथंबोर नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क भी है और रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, नेशनल पार्क के अंदर ना केवल एक जानवर को, बल्कि वहां पर लगे हुए पेड़ पौधे, वहां पर रहने वाला जितना भी फ्लोरा और फौना है, उसको संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यदि हमने टाइगर रिजर्व शब्द यूज किया है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो स्पेशल फोकस एरिया है वो टाइगर के ऊपर फोकस किया गया है। दोबारा समझिए, नेशनल पार्क जो बनाए जाते हैं ना, इनका जो मेजर उद्देश्य है वो केवल किसी एक चीज को बचाना नहीं होता, ठीक है ना? मतलब सब चीजों को बचाना है, मतलब सब चीजों को बचाना है का मतलब है पेड़ भी बचाने हैं, पौधे भी बचाने हैं, जितने जानवर हैं सबको सुरक्षित रखना है। टाइगर रिजर्व में स्पेशल फोकस टाइगर के ऊपर हो जाता है। तो हमारे यहां पर अगर किसी जगह का नाम नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है, तो वहां पर स्पेशल अटेंशन टू दी टाइगर किया जाएगा। पहले तो ये समझ लेते हैं, क्लियर है? तो यहां पर 6 तो टाइगर रिजर्व हो गए। अब हमको एक बार के लिए ऐसे याद कर लेना चाहिए कि वो कौन से 4 रह गए जो कि नेशनल पार्क तो हैं लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है। ऐसे याद करके देखते हैं, दोबारा सुनिए, ऐसे याद करके देखते हैं वो कौन से 4 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो नेशनल पार्क तो है, टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि 6 के नाम तो यहां आ गए। हाँ जी, बताइए जल्दी से कौन कौन सा है। सबसे पहले भाई साहब माधव जी के नाम पर माधव हो गया, ठीक है। एक घूमने फिरने के लिए वन विहार हो गया, वन विहार हो गया। एक डायनासोर के नाम पर डायनासोर धर वाला हो गया, डायनासोर। और एक मेरे प्यारे साथियों जो मांडला वाला है, क्या नाम है उसका? मांडल या मंडल करके, मांडल, ठीक है ना? तो वो मांडल वाला जो नेशनल पार्क है वो हो गया, जो फॉसिल नेशनल पार्क है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों मांडला वाला नेशनल पार्क अतिरिक्त रूप से हो गया, ठीक है ना? मंडला या मंडल जो भी है, मंडला, ठीक है ना, जीवाश्म को लेकर के हो गया। तो ये 4 अतिरिक्त रूप से हमने याद कर लिए, बाकी जो है ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों हैं।
अच्छा, अब एक चीज और सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, अब ध्यान से सुनिए। देखो, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तो सबसे बड़ी चीज होती है मेरे प्यारे साथियों बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे आपने सुना कि सबसे बड़ा चीज क्या है, अभी तक तो आपने ये सीख लिया कि नेशनल पार्क बड़ी चीज है। उसके अंदर से एक चीज है जिसका नाम क्या है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं साथियों, बायोस्फीयर सबसे बड़ी चीज है और भारत के अंदर कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से, हाँ भाई, एक विद्यार्थी आरती पटेल लिख रही है ओंकालेश्वर 11वां नेशनल पार्क है। बेटा एक्चुअली क्या है आरती, मैं इसलिए इस बात पर डिबेट नहीं कर रहा हूं कि 11वां है कि 12वां है, मैं डिबेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं है ना। मतलब इसको यूं समझ के चलो कि आप लोग जिस स्टेट के हो उस स्टेट की एक इकोनॉमिक सर्वे आती है, जब आर्थिक समीक्षा बुकलेट आती है। हमारे राजस्थान में भी राजस्थान सरकार आर्थिक समीक्षा निकालती है। हम लोग आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ आंसर, आप मतलब इससे अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू है और इस बात पे मेरी कई टीचरों से भी बहस हो रखी है। भारत सरकार का आप इससे अंदाजा लगाइए और जितना ज्यादा हो सके इस चीज को खुद से भी सर्च करिएगा। मैं आपको 2 तथ्य देता हूं, आप खुद से सर्च करना। आपको मालूम होगा भारत में जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सर्वे आता है वो आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये सबको मालूम होगा, एक बार थम्स अप करिए सुना हो तो नाम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुना है, जो कि अपने देहरादून वाला आता है ना, 2 साल में आता है, बाई ईनियल आता है, हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, उसी का कंटेंट हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें है, ये सब पढ़ा। आपको मालूम है उसमें लिखा है कि राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं। ध्यान से सुनना, मैं अपने आप बीती बता रहा हूं, आप अपने अपनी की अलग अलग से देख लेना। फिर हम राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक समीक्षा निकाली जाती है, जिसमें राजस्थान के हर एग्जाम में उसी को ही पूछा जाता है। मतलब ये समझिए कि वहां लिखा हुआ है कि जयपुर में कितने बल्ब लगाए गए, तो वो भी वहीं से याद करना पड़ेगा, है ना। एक बार पूछा गया एक एग्जाम के अंदर कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं, ठीक है। वो किसी, हालांकि मतलब अच्छे एग्जाम में नहीं था, लेकिन एक किसी मतलब छोटे एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन हाँ पूछा वहीं से जाता है, स्ट्रीट लाइट्स तो पूछ ली गई। उसमें नेशनल पार्क की संख्या 3 है। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों ही सरकारी हैं, दोनों को ही ध्यान में रख करके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत ये डिबेट का विषय है। मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, लगभग लेकर के चल लो, एक आध ऊपर नीचे हो ना भाई, वो कृपया करके आप अपने स्टेट की वेबसाइट से तैयार कर लेना। मेरा निवेदन है, आप अपने स्टेट की वेबसाइट से, जो राज्य सरकार की वेबसाइट हो, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं हर स्टेट की वेबसाइट भी सर्च करूं, फिर आपके साथ डिबेट में भी फंसूं, इसलिए मैं आपको लगभग वाला आंसर देके निकल रहा हूं, ठीक है ना। जो भी हो कृपया करके इसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करना मेरे साथ में, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, इनमें से 3 बहुत फेमस हैं, और वो कौन कौन से हैं आपको याद रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एक का नाम है पचमढ़ी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और एक का नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। आप जो पन्ना नेशनल पार्क देख रहे हैं ना, ये 3 याद करना। क्यों याद करना? क्योंकि यूनेस्को ने, अब ध्यान से सुनना, देखिए भारत में कुल कितने हुए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हुए। 18 में से 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हुए, पन्ना, पचमढ़ी और अमरकंटक। बेटा यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं ये तीनों। कौन से कार्यक्रम के दौरान? मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व कार्यक्रम है, और उनमें रिसेंटली करंट में ये रहा है पन्ना। क्यों? क्योंकि इसे 2020 में ही वहां जोड़ा गया है। इसे 2020 में ही जोड़ा गया है, इसलिए आप इस तथ्य को अतिरिक्त रूप से याद कर लेना। क्लियर हो गया? दोबारा समझिएगा, पन्ना, पचमढ़ी और अमरकंटक, ये तीनों मिलकर के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। क्लियर? तो आपके देश में, मतलब हमारे पास कुल मिलाकर के कितने हैं बेटा? कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि मैंने मैप में आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। इन 18 में से 3 मध्य प्रदेश में हैं, और उनमें से पहले, मतलब जो न्यूली एडेड हैं, वो आपके सामने ये जो ज्यादा डार्क सर्कल किया हुआ है, ये वाले हैं, अचनाकमार, और ये जो पन्ना वाला है ये न्यूली एडेड है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये तीनों ही अब जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है उसके अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या बना दिए गए हैं,
यूनेस्को के हिसाब से इंपॉर्टेंट बना दिए गए। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको क्या क्या याद रखना था? बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना था, नेशनल पार्क आपको याद रखना था, और इसके अलावा टाइगर रिजर्व याद रखना था। क्लियर बेटा? फिर से मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार मैं आपको और रिवीजन करवा देता हूं। जल्दी से बता दीजिए, बताइए मेरे प्यारे साथियों, भारत में कुल, ये सॉरी भारत बोल दे रहा हूं बार बार, एमपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? जल्दी बताइए, एमपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं बेटा? अभी जिनकी चर्चा रही उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार बता दीजिए जल्दी से। सबसे पहले बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच। हाँ भाई, इसके अलावा पन्ना, पेंच, इसके अलावा राजीव गांधी नहीं है, संजय, ठीक है ना? हाँ जी, इसके अलावा सतपुड़ा, ठीक है? ये तो हमारे यहां पर हो गए टाइगर रिजर्व। इसके अलावा +4 कर दो तो बनकर के आते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में कौन कौन से थे? एक था साथियों आपके वन विहार, एक था मंडला, एक था डायनासोर, और कौन सा बच गया बेटा? एक बच गया माधव, ठीक है? ये हो गए नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, तीनों की तीनों मैन एंड बायोस्फीयर में यूजफुल हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एक का नाम हो गया फिर से क्या कहते हैं इसको, पन्ना। देखो, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया, है ना, और नेशनल पार्क भी हो गया। मतलब ये प्लस ये दोनों मिलकर के नेशनल पार्क है। ये मत समझना केवल 4 ही नेशनल पार्क है ना बेटा? अच्छा, अमरकंटक, अचनाकमार, अमरकंटक, और तीसरा कौन सा है बेटा? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, ठीक है? तो अमरकंटक, अचनाकमार, अचनाकमार नाम है इसका, ठीक है? तो अमरकंटक, अचनाकमार, पन्ना और पंचमढ़ी, ये कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों आपके सामने क्या हो गए? बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? अब आप पूछेंगे कि सर बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? देखिए, असल में जो भी जीव हैं, देखिए अभी जब हम नेशनल पार्क की बात कर रहे होते हैं ना, तो नेशनल पार्क में हम ये समझते हैं कि पेड़ पौधा और जानवर, इन तीनों को संरक्षित रखेंगे। टाइगर रिजर्व में किसी एक चीज को संरक्षित रखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में आप एटमॉस्फेयर की भी बात कर रहे हैं कि यार वो भी नहीं बिगड़ना चाहिए, वातावरण भी नहीं बिगड़ना चाहिए, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए भी होगा, ठीक है? मैंने सिमली पाल जब पढ़ाया था तब भी बताया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। मध्य प्रदेश के अंदर 3 प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको याद रखनी चाहिए। कौन कौन सा है? एक है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, दूसरा है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, और तीसरा है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। हाल ही में यहां पर ग्वालियर एंड ओरछा वर्ष 2020 में इन्हें भी जोड़ा गया है, तो आप इन्हें भी अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। कौन कौन सी चीजों को? ग्वालियर और ओरछा, इन्हें भी आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। हाल ही में यानी 2020 के अंदर ही इनको ऐड किया गया है, ठीक है बेटा? ये तथ्य हमारे लिए अतिरिक्त रूप से हो गया। हाँ जी, ओरछा बिल्कुल झांसी के नजदीक ही स्थित है, ठीक है ना? हाँ जी, ओरछा जगह है बेटा, ओरछा, ठीक है? हाँ जी। इसके अलावा अब बात की जाए मेरे प्यारे साथियों खजुराहो की, तो खजुराहो कहां स्थित है? तो खजुराहो का जो मॉन्यूमेंट वाला जो सीन है ना साथियों, ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको अतिरिक्त रूप से और बता देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर ही छतरपुर नामक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये आपका खजुराहो स्थित है। कहां पर? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। और यहां पर जो मूर्ति का निर्माण है ना, वो बड़ा ही इरोटिक प्रकार का है, इसके लिए ये दुनिया के बीच में काफी ज्यादा मतलब एक प्रकार से चर्चित रहता है, ठीक है? दूसरा है मेरे प्यारे साथियों सांची के बुद्ध स्तूप, ठीक है? सांची के जो स्तूप हैं वो रायसेन जिले के अंदर स्थित हैं। तो छतरपुर के अंदर कौन सा हो गया? छतरपुर के अंदर तो खजुराहो हो गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो सांची जो है, सांची टाइम कहां पर है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित हो गया। और तीसरा है मेरे प्यारे साथियों भीमबेटका। अगर आपको याद हो तो भीमबेटका रिसेंटली भी चर्चा में रहा था, मैंने आपको पढ़ाया था। ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, अगर आपको याद हो भीमबेटका के बारे में। और क्यों याद में रहा था मैं आपको बता दूं कि भीमबेटका में
रॉक के ऊपर, मतलब मानव आदिकाल की, ये समझिए कि बहुत पुराने समय की, पैलियोलिथिक एज की रॉक आर्ट वो बनी हुई है, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। लेकिन यहां पर एक जीव पाया गया था, उस जीव के कारण भी ये साथियों मतलब फेमस रहा है। कौन सा? डेकन सोनिया, जो कि अब तक के ज्ञात भारत में सबसे पुराने जीव का लिविंग फॉसिल है ना, डेकन सोनिया। इस कारण से ये चक्कर में रहा था, चर्चा में रहा था, डेकन सोनिया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की चीजों के कारण ये चीजें चर्चा में रही। तो कौन कौन सा हो गया? खजुराहो, सांची के बुद्ध स्तूप और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, इसके कारण ये चर्चा में रहा है। ठीक है, खजुराहो याद कर लेना, सांची के रॉक स्तंभ और भीमबेटका, और साथ में जो मैंने आपको बता दिया ग्वालियर और ओरछा। ये देखिए ग्वालियर और ओरछा, ग्लोरी ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा, इसे हाल ही में ओरछा मतलब इनको इन्होंने शामिल किया है। फोक डांस केवल वही लोग याद रखें जो कि मध्य प्रदेश के लोकल हैं, इनका हमसे कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। मिनरल्स की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मिनरल्स के केस में बहुत सारे मिनरल्स ऑलरेडी पाए जाते हैं, और उन मिनरल्स में इनका पाया जाना असल में उन क्षेत्रों में पाया जाना तय होता है जहां पर ऑलरेडी प्लेट्यूज का निर्माण हो रखा है। प्रमुख मिनरल्स में ग्रेफाइट, लोहा, इसके अलावा अभ्रक, संगमरमर, फायर क्ले, फेल्सपार, एस्बेस्टस, सोपस्टोन, जिप्सम, गेरू, डोलोमाइट, शीशा, चूना पत्थर और तांबा, साथ में बॉक्साइट प्रमुख हैं। अब याद कौन कौन से रखने हैं, इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। बॉक्साइट जो है इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है? लौह अयस्क में है, क्योंकि महंगी जो धातुएं हैं उनका निर्माण इससे होता है। रॉक फास्फेट छोड़ सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा, जो यहाँ के लोकल डांस हैं, यहाँ की लोकल रिवर्स हैं, और यहाँ की जो लोकल माइंस हैं, ये कंटेंट एमपी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करने वाले ही लोग पढ़े। बाकी लोग जो हैं जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं उतना पढ़े। जैसे बॉक्साइट के बारे में कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, और ये यहां पर कहां पाया जाता है उसके बारे में सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर शहडोल, जबलपुर और रीवा प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। कहां कहां पर? तो ये शहडोल, अमरकंटक। अब अमरकंटक कहां पर है? तो हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है विंध्या और सतपुड़ा वाले रेंज में। और आपको याद होगा रीवा वाला जो क्षेत्र है, रीवा पन्ना एक प्लेट्यू था। अगर कल के प्लेट्यू में आपको याद कराऊं तो मध्य भारत प्लेट्यू आपको याद होगा, बुंदेलखंड आपको याद होगा, बुंदेलखंड के बाद में आप लोगों ने रीवा पन्ना वाला प्लेट्यू पढ़ा था, फिर बघेलखंड वाला पढ़ा था। तो उस क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों किसका निर्माण, किसकी बहुतायत पाई जा रही है? बॉक्साइट की पाई जा रही है। क्लियर हो गया? तो ये हमने एक बॉक्साइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। दूसरा महंगा जो तत्व निकलता है उसका नाम है तांबा, और ये तांबा जो है ये बालाघाट क्षेत्र में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो चिली में, कॉपर, Cu फॉर कॉपर, Cu फॉर चिली। तो ये दोनों चीजें याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट वाले क्षेत्र में, और राजस्थान के अंदर झुंझुनू, अलवर और खेतड़ी में पाया जाता है। ठीक है, चेहरे पे अलग ही स्माइल आ जाती है। 22% जो है यहां पर पाया जाता है मध्य प्रदेश में कुल। ठीक है ना। बालाघाट वाला क्षेत्र कहां है? तो मैप के अंदर मैं आपको अगर दिखाऊं एमपी का मैप, तो बालाघाट भी ढूंढवाई देते हैं आप लोगों को। एक मिनट आ गया, जिले के हिसाब से मैप काफी डिटेल में हो गया है। हाँ जी, तो आइए साथियों बालाघाट ढूंढते हैं। ये रहा बालाघाट। अब आपको यहां से कॉमन सेंस क्रिएट करना चाहिए। क्या कॉमन सेंस क्रिएट करना चाहिए? रीजन ये है साथियों कि इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र और एमपी का ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है, ये असल में किस चीज के लिए जाना चाहिए? दक्कन प्लेट्यू के लिए। किसके लिए? दक्कन प्लेट्यू के लिए। तो आप इस चीज को याद कर लीजिए बस। तो नीचे की तरफ जो है वो दक्कन का पठार मिलने वाला ही है। तो वहां से मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? तांबा पाया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बात याद रख सकते हैं? इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहां पर और चीजों के अंदर, ये कहां चला गया मैं, हाँ जी, तांबा हो गया। तांबा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख में शीशा मत याद करो, ये याद मत करो, छोड़ दो ये सब, ये लोकल लोग याद कर लेना जो भी है। मार्बल, फायर क्ले, मार्बल में इतना भी कुछ फेमस नहीं है। हाँ जी, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, और मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के कड़प्पा से लोग छिंदवाड़ा, मध्य झाबुआ में अल्प मात्रा में इसका उत्पादन होता है। ठीक है ना। तो ये मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। लोहा याद कर सकते हैं।
संचित भंडार सर्वाधिक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में है। जबलपुर के अंदर जो है ना, ये लोहे का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश के अंदर, जबलपुर के अंदर, और विदिशा, उज्जैन के अंदर भी इसका उत्पादन होता है। तो आपको 3 ही प्रमुख खनिज याद करने पड़े, लोहा, बॉक्साइट और तीसरा था कॉपर। एक बार तीनों याद कर लीजिए। बॉक्साइट कहां मिला, जल्दी से बता दीजिए। बॉक्साइट किस क्षेत्र में मिल रहा है, बताइए। पन्ना वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। कॉपर कहां मिल रहा है, कॉपर कहां मिल रहा है, बालाघाट वाले रीजन के अंदर। और लोहा कहां मिल रहा है, जबलपुर वाले रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये केवल जो अपन जो लोग हैं, जो अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हें स्टेट में किसी अन्य के इतना ही झांकना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा झांका झुकी जो होगी वो उन लोगों के लिए होगी जो इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। डन। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब मैं आप लोगों के सामने इस कंटेंट को शेयर कर रहा हूं। आप लोग जाकर के इस कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आपके सामने इस कंटेंट को अभी शेयर भी कर देना है। ये लीजिए, 1 मिनट। हाँ जी, इस टेलीग्राम पर मैं अभी इस कंटेंट को शेयर कर दे रहा हूं, ताकि जिसको भी एमपीपीसीएस की तैयारी करनी हो और जो उस राज्य से बिलोंग ना करता हो, वो भी जाकर के इस कंटेंट को पढ़ करके एमपी के सवाल बना जरूर आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत सारा डिटेल में मैंने करा दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने भी इस चीज को मतलब एडमायर किया होगा कि हाँ, एक काफी बड़ा प्रयास था जो हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से निकाला है। ठीक है ना। कल हम महाराष्ट्र पढ़ेंगे। क्लियर बेटा। मतलब देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके इंटरेस्ट की ना हो, लेकिन फिर भी पढ़नी तो पड़ती ही हैं। और हम एक बार सुबह जब कल वापस मिलेंगे तब इसका रिवीजन भी कर लेंगे, तो आपका ये प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है। आप में से जो भी साथी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके वो 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकता है तमाम सब्सक्रिप्शंस पर। और बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो यूपीएससी के अंदर हमारे द्वारा प्लस और सीएसई ऑप्शनल का जो कंबाइंड कोर्स है वो 70,000 रुपए में है। अंकित10 रेफरल कोड लगा के 63,000 का आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए नए बैच आ रहे हैं। मेरा नया बैच मंडे को आ रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है। प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैं बता दूं कि प्लस कोर्स की कुल फीस है 49,000। अंकित10 रेफरल कोड लगाने पर 44,000 में प्राप्त होती है। आइकॉनिक की फीस है 74,000, जो कि अंकित10 लगाने पर 67,000 रुपए में आपको प्राप्त होती है। क्लियर बेटा। ये थी तमाम जानकारियां आज के सेशन में। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है। राजपूत, वो जॉब तो दोबारा भी आ जाएगी बेटा। अगर वो जॉब प्राइवेट है तो वो दोबारा भी आ जाएगी, और अगर वो गवर्नमेंट है तो फिर अलग चीज सोचनी होगी। डन। चलिए, थैंक यू सो मच।